हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आया हूं जो आपकी हेल्प करेगी आपके इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। और जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, ये टिप्स आपके 28% जो पोर्शन है आपके एग्जाम के पेपर का, उस पर आपकी कमांड को जबरदस्त तरीके से इंप्रूव कर सकती है। 28% यानी 1/3। मतलब सिर्फ इस एक वीडियो लेक्चर को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपकी एग्जाम का लगभग 1/3 पोर्शन जो है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है हमारा, उसका। जो रीडिंग का सेक्शन है उसमें 18 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, एंड दैट फॉर्म्स 28% ऑफ योर ओवरऑल वेटेज ऑफ इंग्लिश पेपर। अब जो चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जो 10th क्लास की जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें पैसेज का एक लेवल होता है। आप ये नहीं सोच सकते हैं क्लास 10th में कि आपको खरगोश और कछुए की कहानी पूछी जाएगी और उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आपको लगता है क्या कि इतना सिंपल आपको पैसे दे दिया जाएगा 10th क्लास में? बिल्कुल नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस क्लास में आपको एक लेवल तो मिलने वाला है, मतलब इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक होने वाला है। तो कोई एक एवरेज स्टूडेंट है, उसको ऐसा लग सकता है कि यार इस पैसेज में एक दो चीजें मुझे समझ में नहीं आए, एक दो वर्ड्स ऐसे आ गए जिनके मतलब मुझे नहीं पता है, या एक दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके मतलब मुझे नहीं पता है। तो आपको इस चीज के बारे में सबसे पहली बात, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल। क्यों नहीं करना है? एक चीज आपको याद रखना है, यू डोंट हैव टू विन एवरी लिटिल बैटल, यू हैव टू विन द वॉर एज अ होल। हर छोटी मोटी लड़ाई हमको जीतने की जरूरत नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए ओवरऑल युद्ध को जीतना है। मतलब जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमको देते आने चाहिए। एक दो वर्ड्स के मतलब नहीं समझ में आए हैं, एक दो सेंटेंसेस के मतलब समझ में नहीं आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम उस एक चीज को लेके बैठ जाते हैं कि अरे यार ये दो चीजें मुझे समझ में ही नहीं आ रही। इस कारण क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है और वो और कम हो जाती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी चीज को लेके प्रेशर में आ गए तो प्रेशर में आने के बाद आपकी एफिशिएंसी जो है वो काफी कम हो जाती है। एक दो चीजें समझ में नहीं है, आप घबरा गए, अरे यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप इस चीज पे बिल्कुल फोकस मत करिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपको क्या क्या समझ में आ गया है। एंड बिसाइड्स हमको एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो आप जो चीजें पढ़ेंगे मोर और लेस वो सारी चीजें आपको सामने दिख जाएगी, ऑप्शंस भी आपको सामने दिख जाएंगे। तो इस कारण आपको एज सच प्रॉब्लम होने वाली है नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज स्टे पॉजिटिव व्हाइल रीडिंग द पैसेज। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं चीजों को समझने की, हमको सब समझ में आया या नहीं आया, इसके बारे में आप कब सोचते हैं? जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं एग्जाम के पहले। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो या साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, आपको दो चार फॉर्मूला समझ में नहीं आए, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे थे जो समझ में नहीं आए, तो इसके कारण क्या हो सकता है, आगे के जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है। वहां पे सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में हैं और स्पेशली इंग्लिश के एग्जाम में बैठे हुए हैं, तब आपको कुछ एक चीजें समझ में नहीं आई तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। कैसे स्कोर कर सकते हैं? एक मैं आपको बहुत अच्छी टिप देने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेगी पैसेज को बहुत अच्छे से समझने में। हाय फ्रेंड्स, 24 मिनट्स, 2 मिलियन व्यूज, highest watched video on JEE. Shall I say something else? If you are an IIT aspirant, go watch it now. Eye opener for IIT JEE aspirants and get mesmerized. तो चलिए हम हमारी इस प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया। आप सोच रहे होंगे कि सर पैसेज तो आया ही नहीं, पैसेज के पहले क्वेश्चन क्यों आ गया? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। अक्सर आपको ये बोला जाता है कि आप पैसेज को एक बार सरसरी नजर से पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ो। आपको सरसरी नजर से पढ़ने में ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट, बट यू डोंट हैव टू गो ऑन टू दैट। आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। अगर आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज में क्या चीजें हैं। एंड मोर ओवर, जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप पैसेज पे जाएंगे तब आपको ये पता है कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस की मुझे आंसर ढूंढना है। मतलब यू विल बी मोर फोकस्ड। क्वेश्चंस में जो चीजें, जो वर्ड्स हैं, जब वो वर्ड्स पैसेज में आएंगे तो आपको फट से याद आ जाएगा कि यार क्वेश्चन में मैंने ये चीज पढ़ी थी, तो इससे रिलेटेड, मतलब इस चीज में उसका आंसर हो सकता है। इसलिए द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज रीड द क्वेश्चंस।
मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं एक पैसेज में से और उनकी हेल्प से हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को अगर पढ़ के आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप 1-2 ऑप्शंस पढ़ लीजिए, सारे ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप 1-2 ऑप्शन भी पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो आंसर सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है या नहीं है, वी डोंट नो, बी है या नहीं है, वी डोंट नो। लेकिन अगर आप 1-2 ऑप्शंस को पढ़ लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि पैसेज में किस तरह की बात हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम इस क्वेश्चन से देखते हैं कि हमको पैसेज के बारे में क्या क्लू मिलने वाला है। An intellectual is not burdened by knowledge. एक intellectual knowledge से burdened नहीं होता है। An intellectual does not know how to give shape to knowledge. Intellectual को ये नहीं पता होता कि अपने knowledge को shape कैसे देना है। लेकिन आपको इससे ये समझ में आ गया, आंसर भले पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं किस चीज के बारे में बात हो रही है। We are talking about an intellectual in the passage. So we get one clue here. Then we take the second question. What is it? An intelligent person should मतलब करना चाहिए। एक इंटेलिजेंट पर्सन को क्या करना चाहिए ना। सो एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड फील द बर्डन ऑफ नॉलेज, एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड बी सेंसिटिव ऑफ अदर्स थॉट्स, एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड नॉट फ्लो विथ लाइफ्स फोर्स। इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है? ऑल इन ऑल इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये चीज समझ में आ रही है, एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड डू व्हाट। एक इंटेलिजेंट पर्सन को क्या करना चाहिए, मतलब इस पैसेज में ये इंफॉर्मेशन है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन को क्या करना चाहिए। नाउ द पॉइंट हियर इज, आपको पता है कि आपको क्या ढूंढना है, व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर इन द पैसेज। एंड जब हमें ये पता होता है कि हमें ढूंढना क्या है, तब हमें वो चीज आसानी से मिल जाती है। एक बार तो बस हम पैसेज को पढ़ रहे हैं, समझे जा रहे हैं और हमको पता ही नहीं है कि हमें ढूंढना क्या है, तब आप उस चीज को इतने अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, नाउ यू नो व्हाट इज इट दैट यू हंट फॉर, व्हाट इज इट दैट यू वांट इन ऑर्डर टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इस कारण आपको आंसर ढूंढना, इंफॉर्मेशन को उसमें से डिराइव करना काफी इजी हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द थर्ड क्वेश्चन इज द वर्ड इंक्विजिटिव इन पैराग्राफ 2 मीन्स। पैराग्राफ 2 में एक वर्ड आया है इंक्विजिटिव, उसका मतलब क्या है? ऐसे वर्ड मीनिंग्स आपको पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक वर्ड दे दिया आपको और आपको उसका मतलब पूछा गया है, उसका ऑपोजिट पूछा जा सकता है, उससे एक सेंटेंस बनाया जा सकता है। एंड आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ ये इस सेंटेंस में जो मीनिंग है, इनमें से कौन सी मीनिंग वहां पर रेलेवेंट थी, एटसेट्रा। देयर आर डिफरेंट वेज टू आस्क अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द वर्ड मीनिंग। तो इससे हो सकता है कि आपको पैसेज के बारे में ज्यादा जानकारी न मिले, लेकिन जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं उनसे तो मिलेगी ना। उनमें से एक आध ऐसा भी आ सकता है जिसमें कोई वर्ड आपको दिख रहा है। बिसाइड्स, जब भी आप पढ़ेंगे इंक्विजिटिव वर्ड को, तो आपको ये फोकस आ जाएगा कि यार इस इंक्विजिटिव का मतलब हमको पता करना है, तो आप उसी टाइम इसको रिलेट कर सकते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट। देन वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ चेंज बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग नीड्स दैट द पर्सन शुड बी। The process of change between knowledge and knowing needs that the person should be what of these? क्या करना है हमको कि the process of change, एक change की process है, किस चीज की change? From knowledge to knowing, knowledge से knowing पर जाना है, मतलब हमें किसी चीज का ज्ञान है and we know something, अब हमें पता है। Remember जब आप टेक्निकल लेवल पे जाते हैं तो हर एक छोटी छोटी चीज जो है ना, नॉलेज और नोइंग में डिफरेंस आ जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है, हमें ढूंढना है कि इसके लिए एक पर्सन, व्हाट इज इट दैट द पर्सन शुड बी? शुड द पर्सन बी इंक्विजिटिव? शुड द पर्सन बी कॉशियस, सेंसिटिव, ऑब्जर्वेंट और व्हाट? सो देयर विल बी मल्टीपल आंसर्स हियर, मतलब सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक से ज्यादा शब्द हो सकते हैं जो उस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। सो लाइक आई सेड, वी हैव टेकन अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच विल गिव अस सम आइडियाज अबाउट द पैसेज। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि एक पर्सन को नॉलेज से नोइंग का अगर सफर तय करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो इनमें से क्या हो। एंड देन वी टेक द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पैसेज। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? व्हाट सेट्स इनटू मोशन द व्हील ऑफ इंटेलिजेंस? व्हील ऑफ इंटेलिजेंस को मोशन में कौन लेकर आता है, मतलब जो इंटेलिजेंस का पहिया घूमता है तो उसको घुमाता कौन है, उसकी शुरुआत कौन करता है? एंड यू हैव गॉट डिफरेंट ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपने सारे क्वेश्चंस पे ध्यान दिया है तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल, नॉलेज, एक इंटेलिजेंट पर्सन को कैसा होना चाहिए या एक इंटेलेक्चुअल को कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैसेज किस चीज के बारे में है, समथिंग रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, समथिंग रिलेटेड टू नॉलेज, इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा।
और आप देखिए कि आपको किस हद तक जो आपने गेस किया है वो कितना क्लोज है इस पैसेज से, मतलब आप लगभग पहुंच चुके हैं पैसेज क्या है उस चीज तक। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ने वाले हैं एंड मैं थोड़ा बहुत इस पैसेज को एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। ऑल इन ऑल हम फोकस करेंगे आंसर कैसे देना है इस पैसेज को, जो पैसेज हमारे सामने आने वाला है उसको पूरा समझ, अगर अगेन लाइक आई सेड उसको पूरा समझने की डिटेल में मैं समझाऊं उसकी जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये पैसेज आ जाएगा, आपकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा मत सोचो, बिकॉज 100% पैसेज जो है वो अलग ही आने वाला है। तो हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए, दी आर्ट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, कि हम किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर दें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पैसेज की। जो पैसेज है लगभग 7 पैराग्राफ्स का है। आपका जो पैसेज लगभग 400 से 500 वर्ड्स के बीच में आता है और उसमें लाइक आई सेड कि 2 पैसेजेस आएंगे, उसमें टोटल आपसे 18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहले वाले में से, जिसमें आपको 8 का आंसर देना है। दूसरे में 8 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो इन टोटल यू विल बी आस्क्ड 18 क्वेश्चंस एंड यू नीड टू आंसर 14 ऑफ देम। बट लाइक आई सेड बिफोर, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूं। 5 क्वेश्चंस के हेल्प से हम समझ लेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं। बिसाइड जो मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं ना इस लेक्चर में, वो डाइवर्सिफाइड है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हर तरीके को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो लेट अस बिगिन विद द पैसेज। व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन वन बी इंटेलिजेंट ऑल द टाइम। देखो शुरुआत ही किस चीज से हो रही है, इंटेलिजेंस क्या है और कोई पर्सन सारे टाइम इंटेलिजेंट कैसे बन सकता है। One has to understand the basic fact that intelligence and intellect are at 2 opposite poles. Intelligence and intellect 2 opposite poles, दोनों एक जैसे नहीं है। Remember a comprehension passage, आपको पैसेज के हिसाब से देखना, आपको जीवन दर्शन में नहीं जाना इसमें। मेनली you need to focus on it from the exam point of view. A person who is an intellectual would have all the knowledge of the world but won't know how to give it shape. उसके पास बहुत सारा नॉलेज होगा लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि वो इसको शेप कैसे दे। देन नॉलेज बर्डन्स द इंडिविजुअल इफ ही डज नॉट हैव द इंटेलिजेंस टू एक्सप्रेस इट। अगर वो पर्सन अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो वो एक तरीके से उसके ऊपर भार बन जाने वाला है। लेट अस टेक द सेकंड पैराग्राफ नाउ। इंटेलिजेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल व्हिच फाइंड्स फुलफिलमेंट इन एक्सप्रेशन। इंटेलिजेंस हमारा एक इंटीग्रल पार्ट होता है और ये फुलफिल कब होती है, जब इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। चलिए आगे हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इस पैसेज को। An intellectual who is burdened by excessive knowledge can never flow with intelligence. Intelligence demands that an individual be sensitive of his acts, thoughts and emotions. यहाँ पर आंसर है, मैं आपको बता दूं कि an individual, intelligence demands that an individual be sensitive of his acts, thoughts and emotions. Then it also demands that the individual be inquisitive about the working of life. Inquisitive word भी इसमें है कि एक इंडिविजुअल को क्या, इट ऑल्सो डिमांड्स दैट इंडिविजुअल शुड बी इंक्विजिटिव। एक पर्सन को इंक्विजिटिव होना चाहिए। मतलब मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं क्या मतलब है, वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी टेक द क्वेश्चन। इंटेलिजेंस इंप्लाइज दैट द इंडिविजुअल शुड फ्लो अलोंग विद लाइफ्स फोर्स। ये भी एक ऑप्शन आया हुआ था बीच में। सो एज टू बी वन विद द रियलिटीज ऑफ लव एंड पीस। इंटेलिजेंस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ व्हिच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नोइंग। हम बढ़ते हैं आगे और आगे कंटिन्यू करते हैं इस पैसेज को। The transformation process between knowledge and knowing requires the individual to be inquisitive, sensitive and observant. एक क्वेश्चन आया था कि a person should be, knowledge से knowing का ट्रांसफॉर्मेशन था ना, the process of change from knowledge to knowing। तो देखो यहाँ पर हमको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, इसको वापस व्हेन वी टेक द क्वेश्चंस एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होता है तब आपको पता होता है कि यार यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा। जैसे कि द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू बी इंक्विजिटिव, सेंसिटिव एंड ऑब्जर्वेंट। फॉर दिस द इंडिविजुअल हैज टू बी इन द प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में जीना होगा उस पर्सन को। बीइंग इन द प्रेजेंट ब्रिंग्स द इंडिविजुअल बैक टू हार्मनी। मेडिटेशन हेल्प्स द इंडिविजुअल टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। He can then observe his own thoughts and actions. Once he is able to observe his own thoughts and actions, he can see his repressions, motivations and prejudices. क्या मतलब है repression का, क्या मतलब है prejudice का? अगर आपको नहीं पता है तो भी बहुत ज़्यादा मत सोचिए इस चीज़ के बारे में कि क्या, क्योंकि आप सबसे पहली बात तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उस वर्ड का मतलब नहीं भी पता है ना, तो भी आप उस क्वेश्चन से रिलेट करके डेफिनेटली आप उस चीज़ के बेसिस पर आंसर दे सकते हैं। Then this sets into motion the wheel of intelligence. कुछ याद आया क्या? Wheel of intelligence. This sets into motion the wheel of intelligence which removes ignorance behind thoughts, actions and
इमोशंस। क्वेश्चन पूछा गया है ना इसके ऊपर एक, इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन्स द इंटीग्रेशन एंड हार्मनी ऑफ द इंडिविजुअल। इंटेलिजेंस जो है वो इंटीग्रेशन और हार्मनी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लेती है। स्ट्रेंथ टू एक्ट इंटेलिजेंटली हेल्प्स इन ऑब्लिटरेटिंग thought processes which perpetuate fear, remorse and conflict within. Hence, it helps you improve the quality of life. Then we check one more paragraph, ये last paragraph है, then we'll go on to discussing the answers. This conscious understanding of one's fear, regret and conflicts opens the doors of intelligence so that we can first understand and then transcend them. Otherwise, we remain in a state of ignorance. हम ignorance में ही बने रहते हैं अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो. The art of understanding is what enriches us with wisdom. The art of understanding, हम चीज़ों को समझ पाते हैं, that is what enriches us with wisdom. और यही बात भी हम कर रहे हैं. अगर आपको देखो, we are talking about the art of understanding, समझने की कला, पैसेज को कैसे समझा जाता है, इसकी भी हम बात कर रहे हैं इसमें. So let us take the first question now. क्या था पहला question? An intellectual is not burdened by knowledge, does not know how to give shape to knowledge, lacks knowledge, is the same as an intelligent person. तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा. ये जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं, this is where you would get the answer. One has to understand the basic fact that intelligence and intellect are two different things. एक नहीं है दोनों. एक ऑप्शन क्या है? They are the same. तो same नहीं है, they are different. A person who is an intellectual would have all the knowledge of the world. So he doesn't lack knowledge. He will have all the knowledge of the world, but won't know how to give it shape. ये एक ऑप्शन है. He won't know how to give shape to his knowledge. Knowledge burdens the individual if he does not have the intelligence to express it. तो अब आप ऑप्शन देखिए और उसके साथ ही आपको आंसर भी समझ में आ जाने वाला है. An individual does not know how to give shape to knowledge. उसको ये नहीं पता है कि अपने नॉलेज को शेप कैसे दे. तो आपने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ा, उसके ऑप्शंस देख लिए और रिलेटेड आपने देखा कि जब आप पैसेज पढ़ रहे थे तो ये चीज कहां पर आ रही है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन को क्या करना चाहिए या एक इंटेलेक्चुअल को क्या करना चाहिए. लेट मी टेल यू, ये बोलता ही है कि इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल होना ये दो अलग अलग चीजें हैं. तो आप इस पैसेज में ये समझने की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं कि इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल में क्या डिफरेंस है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट द फर्स्ट गो. यू नीड टू फोकस ऑन हाउ टू आंसर दी क्वेश्चंस, जो कि आप सरसरी नजर से भी पढ़ के अगर समझ गए आप आंसर्स दे पाएंगे. देन वी टेक द सेकंड क्वेश्चन. एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड, एक इंटेलिजेंट पर्सन को क्या करना चाहिए? फील द बर्डन ऑफ नॉलेज, बी सेंसिटिव ऑफ अदर्स थॉट्स, नॉट फ्लो विथ लाइफ्स फोर्स, बी सेंसिटिव ऑफ हिज ओन थॉट्स. तो चलिए इसका आंसर हमें कहां मिलने वाला है ये हम देखते हैं. इसका आंसर हमें मिलने वाला है सेकंड पैराग्राफ में. एन इंटेलेक्चुअल हु इज बर्डन्ड बाय एक्सेसिव नॉलेज कैन नेवर फ्लो विद इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस डिमांड्स दैट एन इंडिविजुअल बी सेंसिटिव ऑफ हिज ओन एक्ट्स, थॉट्स एंड इमोशंस. क्या है पॉइंट? पढ़िए वापस. It demands, intelligence demands that an individual be sensitive of his acts, thoughts and emotions. बाकी के जो मैंने ये अंडरलाइन कर रखे हैं केवल आपको समझने के लिए लिखे हुए हैं. लेकिन आप एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर आपको पॉइंट मिल गया, आपके सामने ऑप्शंस है, तो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं. एक ऑप्शन अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया कि इंटेलिजेंस डिमांड्स दैट एन इंडिविजुअल शुड बी सेंसिटिव ऑफ हिज ओन थॉट्स, हिज ओन एक्ट्स एंड हिज ओन इमोशंस. तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देखिए आपको ये पॉइंट सीधे मिलेगा. एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड बी सेंसिटिव ऑफ हिज ओन थॉट्स. सारे पॉइंट्स पूछेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस सारे भी आ सकते हैं. वो आपको एक दो चीजें भी पूछ सकते हैं. तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि हाँ एक इंटेलिजेंट पर्सन को ही शुड बी सेंसिटिव ऑफ हिज ओन थॉट्स, तो यहाँ से आपको अपना आंसर इजीली मिल जाने वाला है. एक बार वापस में जो आपको चीजें बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, आपको आइडिया मिल गया कि मुझे आंसर कैसे देना है. तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ने पे जाएंगे ना, तो वहां से आपको ये यू नो नाउ दैट आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना है. आपको आसानी होगी उस पैसेज को समझने में और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में. देन वी टेक द थर्ड क्वेश्चन. द वर्ड इंक्विजिटिव इन पैराग्राफ 2 मीन्स व्हाट ऑफ देम? डज इट मीन क्यूरियस टू लर्न, केयरलेस टू लर्न, क्विक टू रिस्पॉन्ड, स्लो टू लर्न? जब आप एक वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है, मान लो एक ऐसा वर्ड आ गया जिसका मतलब आपको नहीं पता, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड ऐसा आ गया जिसका मतलब आपको पता है, तो उस केस में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप उस पैसेज में जाइए और उन वर्ड्स को रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि जो मीनिंग्स आ रही है क्या वो वहां पर रिलेट करने वाली है. अगर आपको लग रहा है कि ये इट मेक्स सेंस, देखो थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा. हम एकदम बिल्कुल ही इंग्लिश से दूर दूर तक दुश्मनी है हमारी इंग्लिश को, हमने कभी आसपास भी नहीं फटकने दिया, तभी ऐसा होगा कि आपको कुछ भी पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है. वरना आपको ऑप्शंस देख के उसको वहां फिट करके कुछ ना कुछ तो रिलेटेबल लग ही जाता है कि यार दिस इज व्हाट मेक्स सेंस.
तो चलिए हम एक एक करके इनको समझते हैं। द फर्स्ट वन इंक्विजिटिव वर्ड जो हमें मिलेगा सेकंड पैराग्राफ में, उसका मतलब क्या है? क्यूरियस टू लर्न। चलिए हम इस पे चलते हैं, इधर अगले वाले पे आएगा दी, कहां से? इट ऑल्सो डिमांड्स दैट द इंडिविजुअल बी इंक्विजिटिव अबाउट द वर्किंग ऑफ लाइफ। इंक्विजिटिव का मतलब क्या हुआ? क्यूरियस टू लर्न। अब यहाँ पे फिट करके देखो आ रहा है क्या? इट ऑल्सो डिमांड्स दैट द इंडिविजुअल बी क्यूरियस, दे शुड बी curious about the working of life, they should be curious to know, curious to learn about the working of life। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ये सही है क्या? चलेंगे इस पे, लेकिन इसके पहले हम ये देख लेते हैं वापस दूसरा वाला, क्या पता दूसरा सही हो। careless to learn, अब आप लगा के देखिए कहां गया ये रहा। it also demands that the individual be careless to learn about the working of life। careless person है तो वो कोई इंटेलिजेंट होने वाला है क्या? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। the next one is quick to respond, quick to respond। अब देखो it also depends that the individual should be quick to respond about the working of life। देखो इंटेलिजेंस, अब आपको थोड़ा बहुत रिलेटेबल लग रहा हो कि हाँ जल्दी रिस्पॉन्ड करे, वो भी इंटेलिजेंस हो सकता है, क्विक टू रिस्पॉन्ड, ये भी आप समझ सकते हैं। बट लाइक आई सेड, आपको ये समझना है कि यार ये व्हाट इज इट दैट मेक्स मोर सेंस टू यू, क्विक टू रिस्पॉन्ड ये, और इसके अभी राइवल में पहला वाला जो क्यूरियस टू लर्न, ये ज्यादा फिट बैठ रहा है। अगला वाला क्या है? स्लो टू लर्न। तो स्लो टू लर्न तो हो ही नहीं सकता बाय डिफॉल्ट। अब आपको क्या लग रहा है कि फर्स्ट वाला है या थर्ड वाला है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्यूरियस टू लर्न, क्योंकि देखो अब आप इसमें रख के देखिए आपको प्रॉपर्ली वो रिलेटेबल लगेगा। इट ऑल्सो डिमांड्स दैट द इंडिविजुअल बी इंक्विजिटिव अबाउट द वर्किंग ऑफ लाइफ, दैट इज दे शुड बी क्यूरियस टू लर्न। इंटेलिजेंस का मतलब क्या? यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग। अब यू आर क्विक टू रिस्पॉन्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ लाइफ, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ लाइफ? तो ये सही है, but it's not as relevant as the first one is. So the correct answer here is the word inquisitive means curious to learn। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपको क्या है कि मल्टीपल आंसर्स आएंगे इसमें। The process of change between knowledge and knowing needs that the person should be, knowledge से knowing का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, उसमें पर्सन को क्या होना चाहिए? The person should be inquisitive, the person should be cautious, sensitive और observant। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो चलिए हम उस हिस्से पे चलते हैं जहां पर ये आंसर छिपा हुआ है। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू बी इंक्विजिटिव, सेंसिटिव एंड ऑब्जर्वेंट। चार वर्ड्स हैं वहां पे, चार वर्ड्स में से कौन कौन से हैं यहाँ पे? इंक्विजिटिव, सेंसिटिव एंड ऑब्जर्वेंट। तो चलिए देख लेते हैं। इंक्विजिटिव, सेंसिटिव, ऑब्जर्वेंट, कौन सा वर्ड नहीं था वहां पे? कॉशियस। तो ए पर्सन शुड बी inquisitive, sensitive and observant। 1, 3 and 4, option C is the correct option for this question। और इसके साथ हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पर। एंड द लास्ट वाला क्वेश्चन इज what sets into motion the wheel of intelligence? What is it that sets the wheel of motion into the wheel of intelligence into motion? Integration and harmony of the individual, ignoring one's prejudices, observing one's own thoughts and actions, or all of the above। तो चलो हम चलते हैं उस हिस्से पर पैसेज के जहां पर विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड द पार्ट इज फिफ्थ पैराग्राफ में आपको ये मिलेगा। वंस ही इज एबल टू ऑब्जर्व हिज ओन थॉट्स एंड एक्शंस, he can see his repressions and motivations and prejudices। Once he is able to observe his own thoughts and actions, he can see his repressions, motivations and prejudices। This sets into motion the wheel of इंटेलिजेंस। व्हील ऑफ इंटेलिजेंस का जो पहिया है वो कब कहाँ से घूमने लगता है कि पहला वो पर्सन क्या ऑब्जर्व करता है? हिज ओन थॉट्स एंड एक्शंस, उसके कारण वो क्या देख पाता है? रिप्रेशंस, मोटिवेशंस एंड प्रेजुडिसेस। तो अब आप ऑप्शन को देखिए कहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा एंड यू वुड गेट टू नो द आंसर। व्हाट सेट्स इनटू मोशन द व्हील ऑफ इंटेलिजेंस? ऑब्जर्विंग वन्स ओन थॉट्स एंड एक्शंस। सी इज द राइट आंसर इन दिस केस एज वेल। तो देखिए आपको कभी कभी क्या है, एक कॉज एंड इफेक्ट की चीज का भी ध्यान रखना है कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, इंटीग्रेशन एंड हार्मनी ऑफ द इंडिविजुअल, अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे जैसे यहाँ पर ये इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन्स द इंटीग्रेशन एंड हार्मनी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये जो हार्मनी और इंटीग्रेशन जो है दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड हार्मनी। तो आपको ये भी देखना है कि कॉज क्या है एंड इफेक्ट क्या है। तो इंटेलिजेंस, व्हाट इज इट दैट सेट्स द व्हाट सेट्स इनटू मोशन द व्हील ऑफ इंटेलिजेंस? उस व्हील को कौन घुमाता है? तो इंटीग्रेशन और हार्मनी के जो स्ट्रेंथनिंग है वो घुमाती है क्या? नहीं, वो नहीं घुमाती है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ विजडम, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसके साथ हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। तो क्विकली मैं आपको समराइज कर देता हूं वो सारे पॉइंट्स जिनको अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपको मजा आ जाएगा एग्जाम में, आप बहुत अच्छे से पैसेज का आंसर दे पाएंगे। सबसे पहली चीज
You don't have to win every little battle, you only need to win the entire war. Every little battle need not be won. उसको जीतने की जरूरत नहीं है. You need to focus on the war as a whole. पूरा युद्ध हमको जीतना है. कुछ एक छोटी मोटी चीजें समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है. The next thing is read the questions first. When you read the questions, you get the ideas about the passage. Questions पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि what is the passage all about. आपको आंसर्स ढूंढने में आसानी होगी. एक दो चीज अगर समझ में नहीं आई है ना, तो उसके बारे में प्रेशर मत लीजिए, बिकॉज प्रेशर रिड्यूसेस योर एफिशिएंसी. एक सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, दो सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे, लेट देम गो, डोंट वरी अबाउट इट. यू शुड फोकस ऑन जो आपको समझ में आ गया है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको आ गया है, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर. एक दो चीजें जो नहीं आ रही है, उस पर अगर आप फोकस करते रहोगे, दैट वुड ओनली इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल फॉर यू. सो दैट वुड बी इट फॉर नाउ. I have tried my best to give you the best of the ideas to help you solve comprehension passage, and मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है. And last में only one thing that I want to say, good luck for your exams.